वो अपने ध्यान में बोलती हुई अचानक से ही एकदम से खड़ी हुई थी। कमरे की दहलीज पर खड़ा वजूद साकित सा जरगून को देख रहा था। वो मुस्कुराई, लेकिन ये मुस्कुराहट आर्जी ही साबित होने वाली थी। बख्त, तुम कब आए? आगा जी भी परेशानी से बोले। वो जवाबन सर्द नजरों से आगा जी को देखता, फिर जरगून पर नजरें अटका गया था। हम आपके बारे में तो बात नहीं कर रहे थे, हम तो अपनी बात कर रहे थे। क्यों आगा जी? वो आगा जी से तस्दीक चाहती ही उसके करीब आने लगी थी, जब वो एकदम से हाथ उठा गया था। वो अपनी जगह साकित हुई। तुमने मेरे साथ रहने के लिए शर्त रखी थी? मतलब साबित हो गया, अजलान बख्त का वजूद इस लायक ही नहीं कि उसके साथ रहा जाए। वो भींचे हुए लहजे में कह रहा था। आगा जी और जरगून का वजूद पत्थर हुआ था। आपको गलतफहमी हुई, ऐसा कुछ नहीं जैसे आप सोच रहे हैं, वो बौखला कर कहती हुई एकदम से उसके करीब आई। वो मुस्कुराया, लेकिन ये मुस्कुराहट कितनी अजियत में ढली हुई थी, आगा जी से बेहतर कोई नहीं जानता था। बख्त, बात सुनो, तुम्हारे सुनने समझने का नजरिया गलत है। तुम बात को ठीक से समझ नहीं पा रहे बेटा। एक बार मेरी बात सुन लो, फिर कुछ उखज करना। आगा जी संजीदगी से कहते हुए उसके करीब आए। वो सर्द नजरों से जरगून को देखता रहा। तुम मुझसे अलग होने के लिए 2 माह मेरे साथ रही? वाह, वो सर्द लहजे में कहता मुस्कुराया। अजलान बख्त का वजूद इतना कम तर तो नहीं जिसके साथ रहने के लिए तुम शर्तें लगाती फिरो। खुश रहो यहाँ, मुझे अपनी ये भोली भाली शक्ल मत दिखाना। वो भींचे हुए लहजे में कहता हुआ पलटा। वो दोनों साकित से खड़े रह गए। जरगून, पीछे हो जाओ बच्चे, वो गुस्से का तेज है। गुस्से में तो वो किसी की बात नहीं सुनता। आगा जी पत्थर की मूरत बनी जरगून को हिलाते हुए बोले। वो चौंक कर आगा जी को देखती हुई बख्त के पीछे तेजी से भागी थी। वो तेज कदमों से अपने लॉन में पहुंच चुका था जब वो एकदम से उसके सामने आई। लहंगा चोली अभी भी वजूद का हिस्सा थे। वो फूले हुए सांसों से उसके सामने थी। बख्त दांत पर दांत जमाता उसके करीब से गुजरने लगा था जब वो उसकी भारी कलाई अपने दोनों हाथों में जकड़ चुकी थी। आप मेरी बात सुन लेना प्लीज, मैं तो मजाक कर रही थी आगा जी से। वो फिर से उसके सामने आती हुई भराए हुए लहजे में बोली। मेरी एक बात का सच सच जवाब देना, क्या आगा जी ने तुम्हें मुझसे तलाक का लालच देकर मेरे साथ 2 माह रहने को नहीं कहा था? वो चुप हुई। जरगून, मुझे धोखे से सख्त नफरत है, ये मेरी बात याद रखना। वो गुस्से से चिल्लाया था। उन्होंने मुझे आपके साथ 2 माह रहने का कहा था, लेकिन वो अभी बात कंप्लीट भी नहीं कर सकी थी कि वो अपना बाजू दुरुस्तगी से उसके हाथ से खींच चुका था। बस उससे ज्यादा कुछ मत कहना और ना कभी मेरे सामने आना। वो गुस्से से कहता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा था। क्यों ना आऊं, मैं आऊंगी, वो भी गुस्से से बोली। वो रुका था, फिर उसे तंदही से देखता वो गाड़ी में बैठता, जोर से दरवाजा बंद करता हुआ गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। आप एक बार तो सुन लें, आप ऐसे नहीं जा सकते, समझे आप? वो उसकी गाड़ी के सामने आती हुई गुस्से से बोली। वो होंठ भींचे नजरें उसी पर जमाए गाड़ी को पीछे की तरफ रिवर्स करता गया। वो एकदम से उसके करीब से गाड़ी गुजार ले गया था। वो सुर्रत से पीछे हुई थी, वरना तो आज उसे टक्कर भी मार सकता था। वो रोई। ये क्या हो गया है? वो अपना लरजता वजूद लिए वहीं बैठ गई थी। आंखों से आंसू रवां दवां थे। बेचारी अकेली रह गई। बड़ा गरूर था ना तुम्हें, अब देखो फर्श पर मिल गया तुम्हारा सो कॉल्ड गरूर। जरिश की तंजिया गुफ्तगू पर वो एक झटके से उसकी तरफ मुड़ी थी। आंसू साफ करती वो खड़ी होती हुई उसके करीब आई। अल्लाह ना करे मैं अकेली हूं, वो मेरे हैं और मेरे ही रहेगी। जरिश बाजी, वो मान जाएंगे 1-2 घंटे तक, वो कहती हुई उसके करीब से गुजरने लगी थी जब जरिश ने उसकी कलाई एक झटके से हाथ में ली। वो एक नजर कलाई को देखती हुई जरिश को देखने लगी। फकत 2 माह ही रही हो तुम उसके साथ और मैं 1 साल। तुमसे बेहतर जानती हूँ अजलान को। एक बार जो उसका भरोसा टूट जाए ना, तो फिर वो उस वजूद को देखना तक पसंद नहीं करता। अब तो तुम्हें यूं ही रहना होगा। जरिश ने मुस्कुराकर उसके जख्मों पर नमक छिड़कना चाहा। वो मुस्कुरा दी। किसी को जानने या समझने के लिए 1 लम्हा ही काफी होता है। जरिश बाजी, आप रही होंगी 1 साल, लेकिन मैं बख्त को आपसे बेहतर जानती और समझती हूँ। वो मुझसे इश्क करते हैं और जिससे इश्क किया जाए उसकी सारी खताएं माफ कर दी जाती हैं। आप नहीं समझेंगी, इश्क मोहब्बत ये आपकी समझ से परां है। वो एक झटके से कलाई छुड़ाती हुई कहती आगे बढ़ी, फिर रुकी। जलना छोड़ दें, वरना ये हसद की आग आपको एक दिन जलाकर राख कर देगी।
वो सर्द लहजे में कहती हुई बख्त मेंशन की तरफ दौड़ी थी। जरिश पीछे गुस्से से मुट्ठियां भींचती रह गई। एक हाथ से गाड़ी ड्राइव करता दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाकर होंठों पर जमाए वो गाड़ी को फुल स्पीड पर छोड़े हुए था। आंखें हद से ज्यादा सुर्ख थीं। गाड़ी को सुनसान रास्ते पर रोकता वो बाहर निकलता हुआ गहरे गहरे सांस लेने लगा। आह! वो बुलंद आवाज में चीखता हुआ गाड़ी पर मुक्के पर मुक्का बरसाने लगा था। हालत दीवानों सी थी। क्या उसकी बीवी उसे छोड़ने वाली थी? क्या वो किसी औरत के लिए अहम नहीं था? 3 औरतें उसकी जिंदगी में आईं और तीनों ने ही उसे धोखा दिया। एक गाड़ी जो कब से उसकी ताक में थी वो भी रुकी थी कुछ फासले पर। उसमें से 3-4 आदमी निकलते उसकी तरफ बढ़े थे। हाथों में लोहे के डंडे थे। वो सर झुकाए बैठी फातिमा को देखे जा रहा था, जिससे वो बेचैन सी थी। हनान, मुझे चेंज करना है, वो गहरी सांस लेती हुई बोली। वो मुस्कुराया। अभी मुझे देख तो लेने दें, मेरा दिल ही नहीं भर रहा आपको देख देख कर। मन कर रहा है आप ऐसे ही बैठी रहें और मैं आपको देखता रहूं। वो उसका सर्द हाथ हाथों में लेता हुआ बोला, जिस पर फातिमा का दिल बेसाख्ता जोरों से धड़का था। वो चौंक कर उसे देखने लगी। जब उसका सांवला हाथ होंठों से छूकर आंखों पर रख चुका था, वो उसकी हैरानगी पर मुस्कुराया। आप मेरी मोहब्बत हैं, मेरी मोहब्बत की हकदार। वो बहुत धीमे लहजे में बोला था कि फातिमा बमुश्किल सुन पाई। फातिमा तो हैरत ज़दा सी थी। वो छोटा सा लड़का तो उसे शुरू से ही पसंद था। अपनी रिजर्व तबीयत के बायस बात करता तो बावकार तरीके से करता। फातिमा की आंखों में आंसू आने लगे थे। टिप टिप कई आंसू हनान की उंगलियों पर गिरे थे। वो चौंक कर उसे देखने लगा। फातिमा, आप क्यों रो रही हैं? प्लीज आप इस तरह रोकर मुझे परेशान मत करें, मैं आपको दुखी नहीं देख सकता, वो संजीदगी से बोला, जिस पर वो आंसू उंगलियों से साफ करती हुई सर हिला गई। आप चेंज कर लें, थक गई होंगी इस भारी ड्रेस में। वो उसके हाथ की पुश्त पर थपकी देता हुआ बोला। वो उसे देखती सर हिला गई। रफ से हुलिये में वो बहुत प्यारा लग रहा था। वो उठने लगी थी बेड से, जिस पर पाँव में पहनी पायल और हाथों में पहनी चूड़ियां बैक वक्त खनक उठी थीं, जिस पर हनान ने चौंक कर उसकी कलाइयों में पहनी ढेरों रेड चूड़ियां देखी। वो खड़ी होती बैग की तरफ बढ़ी थी। जब हनान सर झटका कर रुक गया, मैं निकाल देता हूं, वो बैग को सीधा करता हुआ बोला, जिस पर वो घबराई। बैग में उसकी पर्सनल चीजें भी तो थीं। मैं खुद निकाल लेती हूं, आप रहने दें, वो तेजी से कहती हुई बैग उसके हाथ से लेकर घसीटती हुई सोफे के करीब ले गई। वो चमकती आंखों से उसे देखता मुस्कुराया। वो एक नजर उसे देखती बैग में से कोई इजी सा सूट निकालने लगी। वो कपड़े पकड़ती वॉशरूम की तरफ तेजी से गई थी। उसे उसकी लौ देती नजरें परेशान कर रही थीं। उसके जाने के बाद हनान मुस्कुरा दिया। वो स्लीव्स कोहनियों तक मोड़ता हुआ बाहर निकल गया। वो चेंज करके जब बाहर आई तो रूम खाली था। वो गहरा सांस लेती हुई बेड पर बैठी ही थी जब वो उसके लिए दूध और ब्रेड ले आया था। वो उसके हाथ में ये सब देखकर हैरान हुई। जरगोन, आप ही कह रही थी आपने कुछ नहीं खाया, कुछ खाकर सोएं। पहले ही इतनी दुबली पतली सी हैं आप, ऐसे अगर खाने से जी छुड़ाती रहें तो मुझे आपको दूरबीन लगाकर देखना पड़ेगा। वो ब्रेड का टुकड़ा हाथ में लेता हुआ संजीदगी से बोला। बहुत से आंसू उसने अपने अंदर ही कहीं उतारे थे। ऐसी फिक्र उसे सिर्फ अपने भाई से ही तो मिली थी। हनान ब्रेड का टुकड़ा दूध में भिगोकर उसके होंठों के नजदीक ले गया था। मैं खुद, वो कहते ही ब्रेड लेने के लिए हाथ बढ़ा गई थी जब वो मुस्कुराया। क्या आप मेरे हाथ से खाना पसंद करेंगी? गंभीर लहजे में वो बहुत आस लिए उसे पूछ रहा था, जिस पर वो बिना उसे कुछ कहे सिर्फ होंठ खोल गई थी। हनान ने धीमी मुस्कान से बहुत आहिस्ता से वो ब्रेड का टुकड़ा उसके मुंह में डाला था। फातिमा के खूबसूरत नकोश में एक हल्की सी मुस्कान ढली थी। वो जरगोन का हनी था जिसे अपने से वाबस्ता रिश्तों को निभाना बहुत अच्छे से आता था। जरगोन कमरे में आती अपना मोबाइल पकड़ती उसका नंबर मिला गई। फोन की बेल तो जा रही थी लेकिन वो उठा नहीं रहा था। दूर सुनसान सड़क पर एक जख्मी वजूद सड़क पर पड़ा हुआ था। पास पड़ा फोन धड़ धड़ बज रहा था। या अल्लाह, इन्हें अपनी हिफाजत में रखना, ये मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा है। या इलाही खैर करना उन पर। वो बेड पर बैठती हुई बड़बड़ाई थी। अल्लाह, उनके दिल से मेरे लिए आई बदगुमानी दूर कर दे, मैं नहीं सह सकती उनकी बेरुखी। वो आंखों में नमी लिए बोली थी।
उन आदमियों ने पीछे से उस पर वार करने शुरू कर दिए थे। वो सर पर हाथ रखता हुआ लड़खड़ा कर पलटा था। जहां 3-4 मोटे ताजे आदमी खड़े थे जिनके हाथों में लोहे के सरिये थे। बख्त ने मुंह पर आता खून बेसाख्ता हाथों से छुआ था, फिर अजियत से मुस्कुरा दिया। वो मर भी जाता तो कौन था जो उसके लिए रोता? एक बहन और एक बेटी। बेटी छोटी थी, भूल ही जाती उसे आहिस्ता आहिस्ता, और बहन भी कुछ अरसे में भूल जाती। उसने जी कर भी क्या करना था? वो अजियत से सोचता हुआ मुस्कुराया था। मार लो जितना मार सकते हो, वो धीमे लहजे में बोला था। उन आदमियों ने उस पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाने शुरू कर दिए थे। घुटनों के बल नीचे गिरता वो कराहा था कि सारा वजूद खून में लथपथ था। वो उसे मारकर गाड़ी में बैठे वजूद के पास आए। सर बहुत मारा है उसे, हमारी रकम। उन आदमियों ने गाड़ी में बैठे वजूद से पैसों का मुतालबा किया। शहबाज ने मुस्कुराते हुए रकम उनकी तरफ उछाली और ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा। जरगून, तुम मेरी होना, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? बेहोश होने से पहले वो यही अल्फाज बार बार दोहरा रहा था। आगा जी को फोन आया था बख्त के नंबर से कि इसे जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। पूरे घर में खलबली मच गई थी। जरगून के कदमों के नीचे से तो जमीन ही निकल गई थी। वो अपनी जगह साकित सी बैठी रह गई। आगा जी, खाकान साहब, नवीद, आजम साहब, हनान, खयाम सब हॉस्पिटल भाग गए थे। उसे आईसीयू में रखा गया था कि वो शदीद जख्मी था, खून भी काफी बह चुका था। हनान की आंखों में आंसू आ गए थे। इतने भरपूर मर्द को यूं पट्टियों में जकड़ा देखकर डॉक्टर ने उसकी हालत सीरियस बताई थी, जिस पर सब परेशानी से कॉरिडोर में चक्कर लगा रहे थे। बैठा तो किसी से जा ही नहीं रहा था। फातिमा जरगून साकित सी लॉन्ज में बैठी थीं। साथ बड़ी हवेली की खवातीन भी थीं। रुकैया दादी और फातिमा के तो आंसू ही खुश्क नहीं हो रहे थे, जबकि वो खुश्क आंखों में वीरानी लिए चुपचाप सी थीं। मुझे हॉस्पिटल जाना है, वो एकदम से अपनी जगह से खड़ी होती भराई हुई आवाज में बोली। जरगून बेटा, तुम्हारे आगा जी ने मना किया है। हॉस्पिटल में किसी भी औरत को आने से वक्त ठीक हो जाएगा, हम फिर चले जाएंगे। रुकैया दादी ने उसे पकड़कर समझाना चाहा था। जवाबन वो उन्हें स्पाट नजरों से देखती हुई उनसे अपना बाजू छुड़ाती हुई बाहर की तरफ भागी थी। सब परेशानी से उसके पीछे भागी, लेकिन वो तब तक बिना किसी ड्राइवर को लिए खुद गाड़ी स्टार्ट करती मेन गेट से तेजी से बाहर निकल गई थी। सब पीछे हैरत और परेशानी से खड़ी रह गईं। गाड़ी को फुल स्पीड पर छोड़े वो हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी। रास्तों से वो वाकिफ हो चुकी थी। आगा जी और बख्त को औरतों का गाड़ी ड्राइव करना पसंद नहीं था, तो वो नहीं करती थी। उसे कुछ खास शौक भी नहीं था, लेकिन वो ड्राइविंग बहुत बेहतरीन करती थी। आधे घंटे में वो हॉस्पिटल के सामने थी। गाड़ी को पार्किंग में पार्क करती हुई वो उजलत से अंदर की तरफ दौड़ी। नीली चादर सर से उतर कर कंधों पर आ चुकी थी। आंखें खुश्क थीं तो होंठ लरज रहे थे। वो भागती हुई रिसेप्शन पर आई थी। वहां बैठे लड़के से मालूमात लेती वो लिफ्ट से 2nd फ्लोर पर आई थी। बाईं कॉरिडोर की तरफ मुड़ती हुई वो भाग रही थी। कितने आते जाते लोगों से वो टकराई थी। बिना उनसे कोई एक्सक्यूज किए वो भागती हुई सामने खड़े हनान के पास आई थी, जो डॉक्टर से जरूरी बातचीत कर रहा था। हनान, कैसे हैं वो? कहाँ हैं वो? प्लीज मुझे उनके पास ले जाओ, वरना तुम्हारी आपकी की दिल की धड़कन रुक जाएगी। वो उसके करीब आती हुई बिना रुके भराए हुए लहजे में बोले गई थी। आप ही होश में आए, भाई अब बेहतर हैं, बल्कि खुशखबरी है, डॉक्टर ने उन्हें आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया है। डॉक्टर कह रहे थे बहुत विल पावर वाले हैं बख्त भाई। रूम नंबर 90 में चली जाएं, भाई वही हैं। चाचू वगैरह और आगा जी भाई का सदका वगैरह देने गए हैं, अभी आ जाएंगे। आप तब तक जल्दी से भाई से मिल लें। हनान ने फूली हुई सांसों से बिना रुके बोलता जरगून का माथा चूम गया। वो सर हिलाती हुई कॉरिडोर की तरफ भागी गई थी। दरवाजे के सामने रुकती वो खुद में हिम्मत मुजतमा करती हुई अंदर आई। जरगून का दिल धक से रह गया। सामने पड़ा शानदार शख्स पट्टियों में जकड़ा हुआ था। एक हाथ में ब्लड की ड्रिप तो दूसरे में इंजेक्शन की ड्रिप लगी हुई थी। सर पर पट्टियां, टांगों पर पट्टियां, कब से खुश्क वीरान आंखें एकदम से बरसने लगी थीं। वो अब धीमे कदमों से उसके पास आती हुई हिचकियों से रोने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे तकलीफ में वो नहीं, वो खुद है। गुस्से में आकर वो खुद के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ चुकी थी। ये सजा थी
उस शख्स को तकलीफ देने की। आप जल्दी से ठीक हो जाएं, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ आप मुझे डांटे, मुझे मारे, जो चाहे सजा दे लें, लेकिन ठीक हो जाएं प्लीज। वो उसका हाथ होंठों पर रखे बोले जा रही थी, जिससे बेहोश पड़े वजूद की पलकें आहिस्ता से हरकत में आई थी। ज़रगोन तो मर जाएगी, अगर आपको कुछ हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा वजूद मेरा रहा ही ना हो। ये तो आपका था, वक्त में आपसे अलग हो ही नहीं सकती। वो उसके सर्द हाथ पर होंठ रखे रोते हुए बोले जा रही थी। जब वो चौंकी थी, वो कुछ बड़बड़ा रहा था जिसकी समझ उसे नहीं आ रही थी। वो मुस्कुरा दी। उसके वक्त को होश आ चुका था। आपको कुछ नहीं हो सकता। वो उसकी उंगली को होंठों से लगाती हुई बोली, आप ही भाई से मिल लिया हो तो आप घर चली जाएं। डॉक्टर ने भाई को रिलैक्स रखने का बोला है। हनान अंदर आते हुए बोला। वो सर हिलाती, आंसू साफ करती हुई उठी थी। अकेली आई हैं यहाँ ड्राइवर के साथ? हनान ने उसके झुके सर को देखते हुए पूछा। अकेले, वो कहते हुए साकत पड़े वजूद को देखते हुए बाहर निकल गई थी। हनान गहरी सांस हवा में खारिज करता उसके पीछे गया। आप ही, मैं छोड़ आता हूँ आपको, हनान ने उसके साथ चलते हुए कहा। वो जवाबन सर हिला गई। हनान ने तासुफ से उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखा। वो लड़की ऐसी थी कि वो हंसती हंसाती ही अच्छी लगती थी। हनान, वो कब तक ठीक होंगे? वो परेशानी से बोली। डॉक्टर कह रहे थे जल्द ही वो सेहतयाब होंगे। खाकान चाचू और पापा को तो पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी, तो वो वही गए हैं, आते होंगे। जिसने भाई पर हमला किया है उसे छोड़ेंगे नहीं हम। अभी मीडिया आई थी, बहुत मुश्किल से उन्हें यहाँ से भेजा है। फिर पुलिस की भारी नफरी आई थी, इंक्वायरी करके चले गए हैं। वो गाड़ी ड्राइव करता हुआ उसे बता रहा था, जो आंखों में आई नमी पीछे धकेलती हुई सर हिला गई थी। आप ही प्लीज हौसला रखें, ऐसे तो आप बीमार हो जाएंगी, हन्नान ने परेशानी से उसे देखते हुए कहा। जवाबन वो होंठ भींच कर रह गई थी। हिना को नहीं बताया गया था। उसे यही कहा गया था कि उसके बाबा जान इस्लामाबाद गए हैं। आगा जी ने हॉस्पिटल से आकर सब गुरबा में काफी पैसे बांटे थे उसके नाम पर। घर में सारा दिन लोग आते जाते रहते थे उसकी अयादत के लिए। आज 3 दिन हो गए थे उसे हॉस्पिटल में। शैला पुप्पो, फातिमा और रुकैया दादी गई थी हॉस्पिटल में उससे मिलने। उन्होंने आकर ज़रगोन को तसल्ली दी थी कि वो अब पहले से काफी बेहतर है। वो बेड पर बैठी सामने लगी उसकी और अपनी तस्वीर को देख रही थी। फिर वो मुस्कुरा दी उसे देखकर। उसने मलगजे से कपड़े पहन रखे थे। कर्ली बालों का गोल मोल सा जूड़ा 3-4 दिन से बना हुआ था। आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। खाने की दीवानी लड़की को खाना पीना भूला हुआ था। वो चौंकी। बाहर बहुत सी गाड़ियों के रुकने की आवाजें आई थीं। वो बेड से उतरती हुई खिड़की में आई, जहां नीचे का मंजर बड़े वाज़ेह था। गाड़ी से निकलता वजूद उसके खून की गर्दिश को तेज कर गया था। वो साकित सी उसे देखने लगी, जो ख़याम का हाथ पकड़े गाड़ी से बाहर निकल रहा था। वो मुस्कुरा कर बाहर की तरफ दौड़ी थी। दुपट्टा एक कंधे पर डाले वो भागती जा रही थी। वो हॉल में एंटर हो चुका था। माथे पर और हाथों पर पट्टियां थीं। वो सीढ़ियों से उतरते वजूद को देखकर वहीं थम गया था। उजड़ी हुई हालत, आंखों में ढेरों आंसू लिए वो पहली सीढ़ी पर ही रुक चुकी थी। वो खुद पर काबू पाता सोफे पर बैठा था। फातिमा भागकर उसके लिए एप्पल जूस ले आई थी। बच्चे, मुझे किसी चीज की तलब नहीं, मैं आराम करना चाहता हूँ। वो फातिमा से प्यार से कहता हुआ खड़ा हुआ। भाई आधा ही पी ले मेरी खातिर। फातिमा ने धुंधलाई हुई नजरों से अपने भाई के दराज कद को देखते हुए कहा, जिस पर वो हल्की मुस्कान से उसके हाथ से जूस लेता एक ही सांस में पी चुका था। अब खुश, वो उसके सर पर हाथ रखकर कहता हुआ आगे बढ़ा। साथ हनान और ख़याम भी बढ़ने लगे थे जब उसने हाथ से उन्हें वहीं रुकने का इशारा किया। मैं खुद जा सकता हूँ, डोंट वरी, अभी इतना कमजोर नहीं हुआ तुम लोगों का भाई। उनसे संजीदगी से कहता वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। ज़रगोन के करीब आता वो 1-2 पल के लिए रुका, उसका चेहरा देखते रहा, फिर ऊपर की तरफ चला गया था। ज़रगोन लरजते वजूद से पलटकर उसकी पुश्त देखती रह गई। क्या आपी और भाई में कोई इख्तलाफात चल रहे हैं? हनान ज़रगोन का चेहरा देखता परेशानी से सोच कर रह गया। आपके लिए चाय लाऊं? फातिमा ने उसे अपनी जगह जमे देखकर आहिस्तगी से पूछा। नहीं, अभी नहाकर फ्रेश होऊंगा, फिर आपके हाथों की चाय पीऊंगा, वो उसे धीमे लहजे में कहता हुआ पलट गया। ज़रगोन भाभी, भाई के पीछे जाए ना, फातिमा ने उसे साकित खड़ा देखकर कहा। वो चौंक कर फातिमा को देखती हुई सर हिला गई, फिर ऊपर की तरफ बढ़ गई। क्या भाई और भाभी में कोई नाराजगी चल रही है?
फातिमा ने धड़कते दिल से सोचा था। हिना की छुट्टियां खत्म हो गई थी तो वो बोर्डिंग स्कूल चली गई थी कि यहाँ कोई इतना अच्छा स्कूल नहीं था कि वो अपने बेटी को यहाँ पढ़ाता, लेकिन वो गांव में एक अच्छा स्कूल और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाह रहा था अपनी जमीनों पर। वो चेंज करके बेड पर दराज था जब वो उसके लिए दूध लेकर आई थी। उसने दूध उसके हाथों से लेकर पी लिया था। आज 4 दिन से वो यही कर रहा था। उसके साथ बना उस पर गुस्सा किए वो उसके हाथ से चीजें ले लेता था, लेकिन ना उसे देखता था ना बात करता था। जरगोन खुद में इतनी हिम्मत नहीं ला पा रही थी कि उससे बात कर सके। वो अब बेड की पाइंती पर बैठकर उसे देखने लगी थी, जबकि वो नजरें गोद में रखे लैपटॉप पर जमाए हुए था। अब वो काफी बेहतर था, चल फिर भी ठीक से लेता और अपना काम भी खुद कर लेता था। वो काफी देर से उसे देखने के बाद कमरे से चली गई थी। उसके कमरे से जाते ही लैपटॉप बेड पर पटकता वो लब भींचता हुआ सीना मसलने लगा था। वो इस लड़की को जब जब तकलीफ देता था सीने में कहीं दर्द सा उठने लगता था। वो उससे नहीं खुद से नाराज था। तभी उसका फोन बजा। फोन पर नंबर देखकर वो तन से मुस्कुराया, फिर मोबाइल कान से लगा गया था। कैसे हो अजलान बख्त लाशारी? शहबाज की तंजिया आवाज पर वो लब भींचता मुस्कुराया। अल्लाह का शुक्र है, वो सर्द लहजे में बोला। सुना है कुछ दिनों पहले तुम पर किसी ने अटैक करवाया था। बहुत अफसोस हुआ, इतने बड़े सियासतदान पर हमला, और सियासतदान को देखो मार खाकर घर बैठा हुआ। मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था, लेकिन तुम्हें तो छोटे मोटे गुंडे मार कर चले गए। शहबाज ने कहकहा लगाते हुए उसके जख्मों पर नमक छिड़कना चाहा था। शहबाज राइस, तुम्हारे छोटे मोटे गुंडे भला मेरा क्या बिगाड़ सकते थे, ये तुम भी जानते हो। इसलिए कहकहा लगाना बंद करो और मतलब की बात पर आओ। स्पाट अंदाज में कहता वो आखिर में मुस्कुराया था। शहबाज राइस ने गुस्से से दांत पीसे। मतलब की बात तुम्हारे फायदे की है, अगर तुम चाहो तो कहूं। शहबाज राइस ने तंजिया लहजे में कहा। तुम और किसी के फायदे की बात करो? इम्पॉसिबल। खैर कहो, मेरे पास टाइम नहीं है तुम जैसों के लिए। मैं तुम्हें अपने गांव समेत दूसरे गांव से भी वोट दिलवा सकता हूं, अगर तुम मेरी एक शर्त मान लो तो। शहबाज राइस ने मुस्कुराते हुए आखिर में सस्पेंस से खेलना चाहा। तुम्हारे पास फालतू टाइम होगा, मेरे पास नहीं, इसलिए अब अगर मुझे कॉल की तो हड्डियां तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी, और तुम्हें तो तुम्हारे खानदान वाले वोट ना दें। चले हो अजलान बख्त को वोट दिलवाने, अपनी औकात में रहा करो। तन से कहते हुए वो शहबाज राइस की अच्छी खासी मिट्टी पलीद कर गया था, जिस पर शहबाज राइस ने उसे दिल ही दिल में हजारों गालियों से नवाजा था। मैं चाहता हूं तुम अपनी बीवी को एक रात के लिए। शहबाज राइस, जुबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी कुत्ते। अब देखो मैं करता क्या हूं तुम्हारे साथ, बगैरत इंसान। अब बचकर देखो अजलान बख्त से। वो फोन में चिल्लाता हुआ मोबाइल को दीवार पर मार चुका था। गहरे गहरे सांस लेता वो बेड से उठा। दूसरे फोन में नंबर डायल किया किसी का। हेलो, अजलान बख्त लाशार स्पीकिंग। बात सुनो, क्या अहमद को छोड़ दिया है? हाँ साहब, उसे तो अगले दिन ही छोड़ दिया था। आगे से किसी ने उसकी बात का जवाब दिया था। दूसरी बात सुनो, शहबाज राइस के छोटे भाई को आज पकड़ लो, जमीनों से आता ही होगा। अभी पकड़ो उसे और मेरे ठिकाने पर रखना उसे। कहते ही वो फोन बंद कर चुका था। वो गहरे गहरे सांस लेता खुद पर कंट्रोल करने लगा था। शहबाज राइस, बहुत लाडला है ना तुम्हें अपना भाई, अब मजा चखो अजियत में रहने का। कहते ही वो वॉशरूम में आया। शावर के नीचे खड़ा होता वो खुद पर शावर खोल चुका था। उसकी बात उसे भूल नहीं रही थी। जान से मार दूंगा तुम्हें मैं खबीस इंसान, वो दीवार पर मुक्का बरसाता हुआ चिल्लाया था। फातिमा उस दिन से यही थी कि घर में हर वक्त अजलान बख्त की अयादत के लिए लोग आते जाते थे। जरगून ये सब अकेले नहीं देख सकती, इसलिए फातिमा भी उसी के साथ थी। वो जूस पी रही थी जब उसे एकदम से उबकाई आई थी। वो मुंह पर हाथ रखे वॉशरूम की तरफ भागी थी। चाय पीती फातिमा परेशानी से उठी थी। ऊपर खड़ा अजलान बख्त परेशान हुआ था। वो वॉशरूम बेसन पर झुकी कै पर कै करती जा रही थी जब फातिमा ने परेशानी से उसकी पीठ सहलाई थी। क्या हुआ भाभी को? फातिमा ने उसे टॉवल देते हुए परेशानी से पूछा। पता नहीं यार, 1-2 दिन से हर खाने वाली चीज देखकर जी मुतलाने लगता है, वो मुंह साफ करती हुई परेशानी से बोली थी। फातिमा भी परेशान हुई, जबकि दरवाजे में खड़े वजूद ने बड़ी गहरी नजरों से उसका जायजा लिया था।